तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो करने वाले हैं वो क्लास 10th की एक्सरसाइज है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। जो किडनी है, आपको पता है कि किडनी किससे रिलेटेड है? किडनी है एक्सक्रीशन से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एक्सक्रीशन। ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग जो किडनी है वो एक एक्सक्रीशन का ही पार्ट है। ये एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यू वाला, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्लांट्स में जाइलम है, ये मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो प्लांट्स में जो जाइलम है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको पता है कि जो खाना अपने आप बनाते हैं, जो फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हर एक चीज चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या क्या चाहिए होता है उनको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, और क्या होती है हमारे पास? क्लोरोफिल पिगमेंट होएगा, और फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में क्या होगा? हमारे पास ग्लूकोज बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है। तो ये हमारे रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। कि आपको पता है कि जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता था कि हमारा जो ग्लूकोज होता था, फर्स्टली वो कन्वर्ट हो जाता था पायरुवेट में। ठीक है। गु- वो हमेशा होती थी हमारी साइटोप्लाज्म में ही। ठीक है। उसके बाद पायरुवेट फर्दर, अगर वो एरोबिक है एनारोबिक है, तो इस वे से कन्वर्ट होता था। ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी किस कहाँ पे हो रहा है? ये काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन हो रहा है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? फैट जो होते हैं ये हमारी बॉडी में लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट प्रेजेंट है। ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और किस फॉर्म में है? लार्ज लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है। लार्ज फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस आएगा, बाइल जूस आएगा, और वो क्या कर देगा? इसको ब्रेक डाउन कर देगा, मेनली बाइल जूस। लेट मी क्लियर इट। देखिए, जो बाइल जूस है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है लीवर से। ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कलेक्ट होके ये हमारे जो भी फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े से लार्ज फैट के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल में तोड़ता है। ठीक है। ये क्या कर रहा है? बाइल जूस इनको ब्रेक डाउन कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? इमल्सिफिकेशन। जब बड़े मॉलिक्यूल जो हैं फैट के छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, जब हम बड़ा मॉलिक्यूल फैट का स्मॉल मॉलिक्यूल ग्लोब्यूल्स में टूटता है, फैट को टूटने वाली जो प्रोसेस है वो कहलाई जाती है इमल्सिफिकेशन। ठीक है। फैट को टूटने वाली सिर्फ इमल्सिफिकेशन है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या है कि फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में फ्लैट प्रेजेंट है। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सिक्रीशन लेगी किसकी फॉर्म में? बाइल जूस की फॉर्म में। पेनक्रियाटिक जूस में पेनक्रियास से सिक्रीशन आता है, लीवर से सिक्रीशन आता है। ठीक है। अब जो बाइल साल्ट है जिसमें जो कि लीवर से आ रहे हैं, बाइल वर्ड जो है वो लीवर के लिए यूज किया जा रहा है। बाइल साल्ट लीवर से आ रहा है, ये क्या कर रहा है? लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल में तोड़ रहा है, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम इनके ऊपर ऐड कर जाए। तो ठीक है, स्मॉल फ्लैट ग्लोब्यूल में टूटा,
इसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम इस फैट के मॉलिक्यूल पे एक्ट करेंगे। एंड दिस प्रोसेस जब लार्ज ग्लोब्यूल टूट रहे हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, वो कहलाए जाते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इट टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये प्रोसेस हमारी कहाँ हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या हो गया? जब लार्ज फैट के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल के में, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इमल्सिफिकेशन। और किसकी वजह से हो रहे हैं? बाइल सॉल्ट की वजह से या बाइल जूस की वजह से। कहाँ हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? अब फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है? आपको पता है सलाइवा जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, वहां से सिक्रीट होता है। जो भी सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे टंग के नीचे होते हैं, ये हमारे फूड को काफी स्लिपरी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। और हम इस वजह से हम अपने फूड को इजी से स्वेलो कर पाते हैं, निगल पाते हैं। स्वेलो का मतलब होता है निगलना। इस वजह से हम अपने फूड को इजीली से निगल पाते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा के अंदर भी कुछ डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? सलाइवली अमाइलेज। सलाइवली अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में तोड़ रहे हैं। ठीक है, सलाइवली अमाइलेज क्या कर रहा है कि स्टार्च को किसमें तोड़ रहा है? शुगर में। ठीक है, तो सलाइवा का क्या रोल है? सलाइवली अमाइलेज को सिक्रीट करना। सलाइवली अमाइलेज कैसे सिक्रीट होगा? सलाइवली ग्लैंड से। ओके, सलाइवली ग्लैंड से पहले सलाइवा बनेगा। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हमारे ग्लूकोज को तोड़ने में, सिंपल शुगर में तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ग्लूकोज हमारा टूटना कहाँ स्टार्ट हो जाता है? ग्लूकोज हमारा टूटना स्टार्ट हो जाता है इन आवर माउथ बाय द प्रोसेस ऑफ सलाइवली ग्लैंड्स। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेवंथ क्वेश्चन। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से बनता क्या है, ये हमारे क्वेश्चन में। तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड अपने आप बनाते हैं। और फूड कैसे बन रहा है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट यूज होगा, सनलाइट यूज होगी। इन सब की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन रहा है? ग्लूकोज C6H12O6। इसे हम ग्लूकोज कहेंगे या फिर हम फूड कहेंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और सेकंड चीज हमारी क्या बन रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम इनहेल करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। तो इसके जो बाय प्रोडक्ट बोले जा रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट कौन से है इसमें? इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो दो हैं। तो ग्लूकोज, दैट इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो एरोबिक और एनारोबिक, एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, एक ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? एंड नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कौन सा होता है? एरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एनारोबिक इट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, इसमें गैसेस का जो एक्सचेंज है, एरोबिक में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में। ठीक है, गैस ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में जा रही है, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज एब्सेंट है। ओके, एनारोबिक में ये जो प्रोसेस है एरोबिक वाली, वो मेनली कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस साइटोप्लाज्म में ही होता है। सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और कोई ऑर्गेनेली में नहीं होता। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं, और यहाँ पे अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कई बार लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे।
इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यील्ड का मतलब प्रोड्यूस होती है। तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, प्रोड्यूस हो रही है एरोबिक में। एनारोबिक में एनर्जी तो निकलती है बट वो एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में निकलती है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था कि जो एनारोबिक होते हैं वो किस किस में हो रहे हैं, उसके एग्जांपल देने हैं। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये मेनली कहाँ पे हो रहा है, जो वाटर लॉक्ड प्लांट्स होते हैं जिनमें पानी पूरा भरा हुआ है उनकी रूट्स में होते हैं। पैरासिटिक, पैरासाइट वो होते हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसी होस्ट बॉडी पे पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेने के लिए डिपेंड रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में होता है। एनिमल्स की मसल्स में होता है, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, तो वहां भी होगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट, ईस्ट में होता है तभी तो वहां से ईस्ट से क्या बनता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट में मेनली एनिमल्स की मसल सेल्स में, और पैरासिटिक वर्म्स में, और वाटर लॉक्ड प्लांट्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि हाउ आर द एल्वेलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि भाई एल्वेलाई गैसेस का एक्सचेंज मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे डिजाइन किया हुआ है कि एल्वेलाई गैसेस का एक्सचेंज कर सके। एल्वेलाई जो होते हैं ये स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और बैलून लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कहाँ है, लंग्स में। एल्वेलाई स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे देखिए एल्वेलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स होते हैं, ब्रोंक्योल्स के बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर हमें एल्वेलाई मिलते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई कंसिस्ट ऑफ द एक्सटेंशन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अब वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई, एल्वेलाई की वॉल्स में ब्लड वेसल्स है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है। ईच लंग, अब हर एक लंग के अंदर भी हमारे पास इतने मिलियन, 300 से 350 मिलियन एल्वेलाई होते हैं। यानी कि अगर हम एक लंग में इतने हैं तो दोनों लंग में कितने होंगे, 700 मिलियन। ठीक है। एल्वेलाई सरफेस व्हेन स्प्रेड आउट ओकर अबाउट, जब ये स्प्रेड होगा तो वो 80 मीटर का स्क्वायर एरिया को कवर करेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ये बात ध्यान रखिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही एल्वेलाई से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एयर को, ऑक्सीजन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। जैसे आप देखिए, अगर आप एक स्मॉल हैंकी लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी कम लेता है। ठीक है। बट अब अगर आपने बड़े वाला हैंकी लिया है, बड़े वाला टॉवल लिया है, उसको पानी में डालते हैं तो वो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को अपने अंदर। ठीक है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही उसकी एब्जॉर्ब करने की पावर ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर ब्लड, कि क्या होगा अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो क्या होने लग जाएगा। जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा। हीमोग्लोबिन एक टाइप का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारी ब्लड सेल के लिए बहुत जरूरी है, तो रेस्पिरेशन करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसका मेनली काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी सेल तक पहुंचाता है। अब जब तक हर एक सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो सांस कैसे लेगी। ठीक है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वेस्ट प्रोडक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आउट करेगी। ठीक है। तो वरना कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी बॉडी में जम जाएगी, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, वो हार्मफुल गैस है हमारे लिए। डेफिशिएंसी, अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी ब्लड में तो वो ऑक्सीजन की सप्लाइंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो भी कम कर देगी, जिसकी वजह से हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और अल्टीमेटली हमें एक डिजीज हो जाएगी, और उस डिजीज का नाम क्या है, एनीमिया। ठीक है। जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एचबी की कमी हो जाती है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि उस पर्सन को एनीमिया हो गया है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन अगर नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी नहीं कर पाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ये बाइंड नहीं करेगी तो क्या होगा कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी,
ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, तो कार जो सेल है वो अल्टीमेटली अपना काम नहीं कर पाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक बीमारी क्रिएट हो जाएगी, वो बीमारी का नाम क्या है? एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डबल ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना है और ये जरूरी क्यों है? क्यों है इतना जरूरी डबल ब्लड सर्कुलेशन? देखो, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। हमारी बॉडी को, हमारे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीजन तो हर एक सेल तक पहुंचाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल से लेके आएगा। तो हार्ट में भी डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं कि ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को डीऑक्सीजन वाले ब्लड से अलग करता है। ठीक है, डिफरेंट चैम्बर्स है, ऑक्सीजन वाला ब्लड एक साइड चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दूसरे साइड चलता है। तो हार्ट जो है वो मेनली 4 चैम्बर में डिवाइड है: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पे आ रहा है? comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। सबसे पहले क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ये हमारा आया लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ गया? नीचे जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये यहां से घूमता हुआ कहाँ जा रहा है? आर्टा के पास। आर्टा सबसे बड़ी ब्लड वेसल बोली जाती है। क्यों? क्योंकि ये हर एक सेल तक, इसका काम है कि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो लार्जेस्ट ब्लड वेसल हमारी कौन सी है? आर्टा। ठीक है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, क्योंकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ही इसका है। तो पहले क्या हुआ? लंग्स से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ये ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अल्टीमेटली ये आयोटा से हर एक डिफरेंट सेल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा काम, अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इम्प्योर ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा दो साइड से। देखिए, वेना केवा है फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, अगर वो अपर से आ रहा है तो वेना केवा से, अपर बॉडी पार्ट अप। ठीक है, दूसरा वेना केवा है जो लोअर बॉडी पार्ट है, एक तो अपर एक लोअर। दोनों ही आएंगे किसमें? सबसे पहले आएंगे राइट एट्रियम के पोर्शन में। ठीक है, राइट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड आया, दो रीजन से आया। एक तो वेना केवा हमारी अपर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है, एक वेना केवा हमारी लोअर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लड है कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाएगा? लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स को बाद में इसे एक्सहेल कर देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देनी है ना, एक्सहेल कर देनी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से चला जाएगा। ठीक है, जो ब्लड लेके आ रही होती है वो कौन सी होती है? हार्ट के पास लेके आ रही है, लेके आ रही होती है वेन, और जो हार्ट से दूर लेके जा रही होती है वो होती है आर्टरी। ए से आर्टरी, ए से अवे। हार्ट से दूर लेके जा रही है आर्टरी, और हार्ट के पास लेके आ रही है वो होगी वेन। ओके, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कैसे है। देखिए, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ है? लेफ्ट चैम्बर में से, तो लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आएगा। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगी, जब ये कलेक्ट कर रही है इस ब्लड को तो उस टाइम पे वो रिलैक्स कर रही है। ठीक है, जैसे ही इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स का मतलब इसकी ब्लड वेसल कैसे हो रही है? थोड़ी सी लूज, मतलब ओपन है, थोड़ा स्पेस ज्यादा है। ठीक है, जैसे ही वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड वेसल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी एक दूसरे के पास। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा? उसी तरीके से नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल चला गया।
जब इसमें ब्लड आ रहा है ना, तो वहां पे वो रिलैक्स कर रही है। जैसे इसने ब्लड आगे भेजना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें ब्लड आया तो वो रिलैक्स करी, फिर उसने ये ब्लड ट्रांसफर कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। आगे देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? अपर चैम्बर, फ्रॉम द बॉडी से अपर चैम्बर में जा रहा है, ठीक है। राइट एट्रियम में जाके, राइट वेंट्रिकल में जाके, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है ये? लंग्स के पास, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस के टाइम जो ब्लड है वो 2 बार जा रहा है हार्ट के पास, ट्वाइस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ब्लड गोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट से 2 बार ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हार्ट के पास ही 2 बार आ रहा है ब्लड, ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि डबल ब्लड सर्कुलेशन जरूरी ही क्यों है? क्यों जरूरी है? द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड allows a more efficient supply of oxygen to the blood cell। कि अगर हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट कर रखा है तो इसकी वजह से क्या होगा? एफिशिएंट वे में हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। इस एफिशिएंट वे में पहुंचने की वजह से क्या होगा? जो वार्म ब्लड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लड कौन से होते हैं? वार्म ब्लड एनिमल। वार्म ब्लड एनिमल वो एनिमल होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना जानते हैं। अगर उन्हें कूल एनवायरनमेंट में रख दिया तो वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को ज्यादा कर लेंगे, मतलब हॉट कर लेंगे, ठीक है। और अगर उन्हें हॉट एनवायरनमेंट में रख दिया तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर को कूल करना भी जानते हैं, ठीक है। अपना बॉडी का टेम्परेचर किसी भी हालत में वो मेंटेन करेंगे, और इस मेंटेन करने के लिए उन्हें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग है, एज वी नो वार्म ब्लडेड एनिमल हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है बाय कूलिंग देमसेल्फ। अपने आप को कूल कब करेंगे? जब वो हॉट इन्वायरमेंट में है, और वार्म करेंगे जब उनकी बॉडी कूलर इन्वायरमेंट में है, ठीक है। हेंस दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, और इसके लिए उन्हें क्या चाहिए? ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट है डबल हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम और फ्लोएम में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किस किस तरीके से होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखना है हमने जाइलम का। वो क्या है? जाइलम टिश्यू, जो जाइलम एक टाइप की टिश्यू है, ये मेंटेन करती है, ये हेल्प करती है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती है। दोनों ही ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यू है। एक तो क्या कर रही है? वाटर और मिनरल को ले रही है। फ्लेम क्या कर रही है? फूड को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है मेनली अपवर्ड, क्योंकि आपको पता है वाटर और मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? सॉइल में हम डाल देते हैं, खाद डालनी है, फर्टिलाइजर डालने हैं, वो सारे सॉइल में डाल रहे हैं हम, ठीक है। और ये सब क्या होगा कि सॉइल होती है रूट में, ठीक है, डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड से अपवर्ड, ठीक है, ये रूट से अदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ठीक है। अब फ्लेम का काम है फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। फूड बनता कहाँ है? लीफ में। तो लीफ में जैसे ही फूड बना तो ये डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, और सारे की सारी डायरेक्शन में हर एक ब्रांच तक, हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक लेके जाएगा। तो ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। जबकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, वो है यूनि डायरेक्शनल बोला जाता है, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है। फ्लेम क्या है? ये हर एक सेल तक जाएगा, फ्लेम फूड को ले रहा है, हर एक डाउनवर्ड जाएगा और हर एक ब्रांच तक जाएगा।
ठीक है। आगे ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम में वो कुछ फिजिकल फोर्सेस लगते हैं उसके लिए, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। अब फ्लेम में ट्रांसपोर्ट है तो फ्लेम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप की एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसकी फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, फ्लेम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए और इनके लिए सिर्फ पुल चाहिए, जाइलम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा देखिए, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एलोविलाई इन लंग्स। कि आपने ये देखना है कि लंग्स में एलोविलाई होती है और नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर, इन दोनों के फंक्शन को ही कंपेयर करना है। एलोविलाई अभी हमने पढ़ा था, एलोविलाई टीनी बैलून से, बैलून और भी टीनी, टीनी का मतलब स्मॉल बैलून है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये लंग्स में। नेफ्रॉन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है किडनी में। ठीक है। आगे एलोविलाई की जो वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं। ठीक है, और इसमें एक ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है। जबकि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में कई सारी चीजें हैं, कैपिलरी है, थिन वॉल्ड है। एक तो इसकी कैपिलरी है वो थिन है। ठीक है, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, रिनल ट्यूब्यूल है, सब कुछ है नेफ्रॉन के अंदर। बट इसकी जो, अगर आप मेन डिफरेंस देखेंगे तो इसकी सेल थिक है और इसकी थिन है। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। आगे एल्यूमिनियम के अंदर तो क्या होता है? एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज की साइट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फिल्टर करने की यूनिट है। नेफ्रॉन आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। एक बार पढ़ लेते हैं। ब्लड किडनी में एंटर करेगा, कहां से एंटर करेगा? ब्लड आ रहा है किडनी में तो वो रीनल आर्टरी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये ब्रांचेस में टूटेगा। ठीक है, कैपिलरी ब्रांच उसको फिल्टर करेगी ग्लोमेरुलस में। तो वाटर और जो सोल्यूट है उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाएंगे बोमेन कैप्सूल से। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करेगा यूरिन को। ठीक है, और उसको यूरेटर में पास कर देगा। यूरेटर से बाद में जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेट के फ्लो के टाइम कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और वाटर, ये भी रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फिल्ट्रेट फ्लो होता है तो ये चीजें भी रीएब्सॉर्ब होती हैं। ओके,